नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। आज किस किस की क्लास लगेगी, पहले आपको वो बता देता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा मैच जो मोदी और जिनपिंग के बीच होगा, यह तय हो गया है। आज उस बड़े मैच के बारे में आपको बताऊंगा। चीन का नया प्लान, अब शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी को कॉपी करेंगे और कॉपी करके क्या क्या करेंगे या कर रहे हैं, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा दुनिया में मोदी ऐसा क्या बदल रहे हैं कि चीन कूदने लगा है, इसका चैप्टर भी होगा। इसके बाद जापान वाला फॉर्मूला चला तो भारत में कितने सांसद घर बैठ जाएंगे, आज इसका चैप्टर होगा। खाने की वो थाली जिससे मोदी ने 100 करोड़ बचा लिए, उस खाने की थाली के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा 2024 से पहले योगी का रामायण कांड कितनी सीट जिताएगा, योगी का ठोक कर ऐलान यूपी में राम राज्य ही चलेगा, आज उसका चैप्टर भी खोलूंगा। और आखिर में 2025 तक भारत में दूध पीकर क्या 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। दूध पीकर कैंसर, वो भी 87% भारतीयों को 2025 तक, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव होने, तो आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज भोपाल के दशहरा मैदान में एक चुनावी रैली की। वो बोले कि मध्य प्रदेश में जनता बीजेपी को हटाना चाहती है, जनता के पास विकल्प नहीं था, अब विकल्प आ गया है, मतलब अरविंद केजरीवाल आ गए, आम आदमी पार्टी आ गई है। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर मध्य प्रदेश को बारी बारी से लूटने का आरोप लगाया। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने आज राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। होसबोले ने पिछले दिनों विदेश में दिए गए बयानों के लिए राहुल गांधी को निशाने पर लिया और उन पर देश की छवि को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। होसबोले ने राहुल को और जिम्मेदार होने की नसीहत दी कि थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल बनिए। ब्रिटेन में राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की। दिल्ली के पास गुरुग्राम में कार से पैसे उड़ाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़का कार चलाते हुए कुछ डायलॉग बोल रहा है। इसके बाद उसका साथी चलती कार में डिक्की खोलकर नोट बाहर फेंकता दिख रहा है। आरोप है कि इन दोनों ने शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी के सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए 6 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में समितियां बनाई गई। हर कमेटी में अलग अलग राज्यों के मंत्री भी शामिल किए गए। एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूती के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवल, वो मौजूद थे। सीडीएस अनिल चौहान मौजूद थे। साथ ही चीन की सीमा के पास बसे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। खबर है कि इस बैठक में एलएसी पर सड़क, बिजली की सप्लाई और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इमरान को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में उनके घर पर पहुंच भी चुकी है। इमरान ने अपने समर्थकों के नाम वीडियो संदेश जारी किया, जिसके बाद लाहौर में इमरान के जमान पार्क वाले घर के बाहर इमरान के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आज आपको बताऊंगा कि दुनिया का वो सबसे बड़ा मैच कौन सा है जो नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच होने जा रहा है। यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी को क्यों कॉपी करने लगे हैं जिनपिंग। नरेंद्र मोदी ने दुनिया में ऐसा क्या बदल दिया है कि चीन फुदक रहा है। अभी आपको याद होगा, अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच खेल रहे थे, टेस्ट मैच खेल रहे थे, और सबकी नजर इस पर भी थी कि इसमें अगर इंडिया जीत जाए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो होता है टेस्ट मैचेस का, उसके फाइनल में पहुंच जाएगा। तो उधर श्रीलंका हारा और इंडिया ड्रॉ के बावजूद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया, तय हो गया। लेकिन वैसे ही जैसे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रहा है, वैसे ही ग्लोबल पॉलिटिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी फाइनल तय हो गया। फर्क बस ये है कि क्रिकेट में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया होगा फाइनल में, और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया से फाइनल खेलने के लिए चीन ने जोर लगा दिया है।
और ये जो मैच है जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फाइनल मैच है। मतलब दुनिया के जो समीकरण है ना, वो बड़ी तेजी से बदल रहा है, और इस बदलते समीकरण में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, उसका फाइनल मैच होना है, जिसमें भारत और चीन आमने सामने, ये दोनों फाइनल में। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, उससे सबसे बड़ा खतरा चीन को दिख रहा है, और इसलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के खिलाफ फाइनल मैच के लिए पूरी ताकत से जुट गए। अब वो दिन गए, अमेरिका होता था फाइनल में, यूरोप होता था फाइनल में, रशिया होता था फाइनल में, वो दिन गए। अब फाइनल में इंडिया और चाइना है बॉस। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के फाइनल मैच के लिए भारत की मजबूत तैयारी को देखकर चीन बेचैन है। चीन को लग रहा है कि कहीं इस मुकाबले में उसकी तैयारी कमजोर ना पड़ जाए और इंडिया जो है फाइनल जीतकर इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर ना बन जाए और सब जो है मोदी मोदी ना करते रह जाए। इसी वजह से तीसरा टर्म मिलते ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल फिलहाल में फटाफट दो बड़ी चीजें की। क्या किया भाई? एक तो सऊदी अरब और ईरान जैसे दो दुश्मनों के बीच दोस्ती करवा दी, ये बात कही, और कहा कि देखो बॉस, कोई नहीं करवा पाया, सऊदी अरब और ईरान। मतलब एक तरीके से कहावत में जैसा कहते हैं कि सांप छछूंदर की दोस्ती करा दी भाई, ये दोस्ती होती नहीं। तो चीन कह रहा कि देखो हमने करके दिखा दी। अभी उसका सच आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा शी जिनपिंग रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए अगले हफ्ते मॉस्को जा रहे हैं। अब ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं जिनपिंग, आपको समझना चाहिए। ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ी खबर है आज की। आपको याद होगा कि पिछले महीने ही यह खबर आई थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हो सकती है। असल में पिछले महीने चीन ने यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए 12 पॉइंट्स का एक शांति प्रस्ताव दिया था। अब यह बताया जा रहा है कि जिनपिंग रूस में पुतिन से मुलाकात करने के बाद ज़ेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं कि देखो ये मैंने 12 पॉइंट बना के दिए हैं, अब तुम लोग आपस में बैठ के सुलझा लो और ये युद्ध खत्म करो। चीन ये कर क्यों रहा है, आज आपको यह समझना चाहिए। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से पहली बार शी जिनपिंग चीन से निकलकर रूस जा रहे हैं, क्योंकि जब यूक्रेन युद्ध छिड़ा था तब जिनपिंग चीन के अंदर कोरोना से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन जिनपिंग को जल्दी ही समझ आ गया कि घर के युद्ध में उलझे रहे तो बाहर की दुनिया में तो सब पलट जाएगा, वहां तो इंडिया खेल अलग कर दिया है। इसलिए जिनपिंग बिना देर किए मॉस्को का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि जिनपिंग यूक्रेन रूस युद्ध खत्म कराने के लिए पुतिन से बात करेंगे और रूस यूक्रेन समझौते की शर्त पर बातचीत कर सकता है। दिसंबर में ही पुतिन ने शी जिनपिंग को रूस आने का न्योता दिया था, लेकिन तब चीन की तरफ से जिनपिंग के रूस जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। लेकिन पिछले महीने ही जब पुतिन ने मॉस्को में चीन के टॉप डिप्लोमेट वैंग यी की मेजबानी की थी, तो इससे यह संकेत मिल गए थे कि शी जिनपिंग भी जल्द रूस जाने वाले हैं। अब सोचिए कि जो शी जिनपिंग बीजिंग से बाहर निकलते ही नहीं थे पिछले कुछ वक्त से, वो अचानक मॉस्को जा रहे हैं। युद्ध चल रहा है और वो मॉस्को जाने वाले, रशिया जाने वाले। अचानक यूक्रेन युद्ध रुकवाने में उनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया है। यह अचानक हो रहा है क्या? नहीं बॉस, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जिनपिंग परेशान है नरेंद्र मोदी को देखकर। जिनपिंग देख रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन के मामले को दुनिया नरेंद्र मोदी से हैंडल करने के लिए हाथ जोड़ रही है, इंडिया के सामने हाथ जोड़ रही है। हाल ही में भारत के दौरे पर आई थी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। उन्होंने कह दिया था कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संकट के बीच भारत इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि हम इस युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। पिछले महीने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी एडवाइजर जेंस प्लॉटनर ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता कराने में भारत की भूमिका काफी अहम है। नरेंद्र मोदी भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि युद्ध खत्म कराने के किसी भी शांति प्रस्ताव का हिस्सा बनने के लिए वो तैयार हैं। अब जिनपिंग को क्या लग रहा है कि बॉस, यहां तो हम कोरोना समझा रहे हैं, निपटा रहे हैं अपने देश में, यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया ना चला जाए इसी पे दिमाग लगा रहे हैं। यहां तो दुनिया मोदी मोदी और इंडिया कर रही है। तो जिनपिंग का दिमाग हिल गया। उसको भाई को लग रहा है कि मोदी से पीछे छूट जाएंगे, भाई इंडिया से पीछे छूट जाएगा चाइना। और ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है इसमें तो इंडिया टॉप पर।
इसलिए पिछले महीने शांति का प्रस्ताव तैयार किया उसने और पुतिन को भिजवा दिया कि देखिए हमने लिस्ट बना ली, हम ऐसे शांति कराना चाहते हैं। अच्छा, वो उससे हुआ कुछ नहीं, तो आप कह रहे हैं कि हम पुतिन से बात करने के लिए खुद मॉस्को चले जाएंगे, फिर जेलेंस्की से भी बात करेंगे। तो मतलब अब चीन को यह लग रहा है कि इससे पहले कि इंडिया बड़े भाई की उस कुर्सी पर जाकर कब्जा कर ले, बैठ जाए पूरी तरीके से, अभी तो कुर्सी के पास खड़ा ही हुआ है, उससे पहले दुनिया को दिखाओ कि बड़ा भाई चीन है भाई, हम भी कम नहीं है, हम भी फाइनल में, इंडिया अकेले फाइनल जीत के ट्रॉफी नहीं उठा चुका। लेकिन चीन के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि कोई उस पर भरोसा नहीं करता। इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, कौन इस पर भरोसा करेगा। यूक्रेन के मामले में चीन ने जब शांति प्रस्ताव दिया था तो उसे दुनिया ने कोई भाव ही नहीं दिया। अमेरिका ने चीन के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे सिर्फ रूस का फायदा होगा। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि चीन के पास वो साख नहीं है। नेटो ने यहां तक कह दिया था कि हो सकता है कि युद्ध में चीन रूस को सैन्य मदद दे रहा हो। यूरोपीय यूनियन ने भी चीन के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तो ये भाई अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन जब हो नहीं रहा है तो अब ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो मैंने करके दिखा दिया, इसलिए वहां जा रहा बात करने। और इसलिए चीन ने अब अपनी मार्केटिंग खुद करना शुरू कर दिया। इसके लिए सबसे पहले ईरान और सऊदी अरब की डील करवाई। ईरान और सऊदी अरब दुश्मन है, कट्टर दुश्मन, और इनके बीच डील करवाना बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी कि कैसे ईरान और सऊदी अरब साथ आ गए। भाई ये दुनिया सुनकर हैरान है, लेकिन चीन इससे अपनी मार्केटिंग कर रहा है कि देखो हमने ईरान और सऊदी अरब को दुश्मनी थी, हमने वहां दोस्ती की शुरुआत करा दी है, हम रूस और यूक्रेन को भी साथ ले आएंगे और वहां पे दोस्ती करा देंगे। और देखो फिर चीन जो है उसको आप मानो कि चीन जो है वो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 1 पर है। मतलब चीन संकेत दे रहा है कि अगर वो ईरान सऊदी अरब को एक साथ ला सकता है तो पुतिन और जेलेंस्की का भी एक साथ लाना कोई नामुमकिन बात नहीं है। दुनिया भरोसा तो करे कि चीन ऐसा कर सकता है। क्या तुम लोग इंडिया के चक्कर में पड़ो, चीन पे भरोसा करो, ये उसका मैसेज है। चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच जो समझौता कराया उसके तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक संबंध को कायम रखने पर सहमत हो गए। और होगा क्या कि 1 महीने के अंदर अपने अपने दूतावास एक दूसरे के देश में खोल लेंगे ये लोग। लेकिन ये सब चीन अपनी ग्लोबल मार्केटिंग के लिए कर रहा है और ये दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब कट्टर दुश्मन है और वो कभी दोस्त हो ही नहीं सकते बॉस। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे समझें कि ईरान और सऊदी अरब दोनों इस्लामिक तो देश तो हैं, लेकिन ईरान जो है वो शिया बहुल देश है, वहां शिया मुसलमान ज्यादा हैं, और सऊदी अरब जो है वो सुन्नी बहुल देश है, वहां सुन्नी मुसलमान ज्यादा है। ईरान और सऊदी अरब दोनों क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए दशकों से लड़ रहे हैं और दोनों के बीच पिछले 44 साल से प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। ईरान और सऊदी अरब पिछले 1 दशक में सीरिया से लेकर यमन तक एक दूसरे से भयंकर युद्ध कर चुके हैं। भाई सीरिया में जो युद्ध हुआ उसमें ईरान और रूस एक साथ थे और जो वहां का विद्रोही गुट था उसके साथ सऊदी अरब था, वो मदद कर रहा था। जबकि यमन में जो युद्ध चला उसमें सऊदी अरब डायरेक्ट ऑपरेशन कर रहा था और विद्रोही गुटों को ईरान मदद कर रहा था। सऊदी अरब के साथ यूएई, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन जैसे गल्फ के देश है, तो ईरान को सीरिया का साथ है जो खुद शिया बहुल देश है। ईरान और सऊदी अरब के बीच जिस तरह का टकराव उसमें बॉस ये मुमकिन ही नहीं कि चीन के डील कराने से अब ये टकराव नहीं होगा। ठीक है, तुमने बहुत बोला, बहुत हाथ पैर जोड़े होंगे, कहा अरे देखो ना मैं करता हूं, तुम बात तो मानो, सुनो तो दोनों एक एक दूतावास खोल रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि डील होने के बाद भी सऊदी अरब ये उम्मीद नहीं कर सकता कि यमन में जिन विद्रोही गुटों से सऊदी अरब को खतरा है उन्हें ईरान अब हथियार नहीं देगा। इतनी दोस्ती थोड़ी हो जाएगी। यमन के विद्रोही गुट सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी अरामको पर ड्रोन अटैक करते रहे। सऊदी अरब के लिए खतरा बना हुआ है। सऊदी अरब को ईरान के न्यूक्लियर हथियार बना लेने का भी डर है। ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। पिछले दशक में सऊदी किंग ने यहां तक कि अमेरिका से कह दिया था कि वो ईरान पर बमबारी करके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दे। मतलब ये दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनका बस चले तो एक दूसरे का दरवाजा तोड़ दें, खिड़की तोड़ दें, एक दूसरे के घर के बाहर कचरा फेंक के चले जाएं। और चीन कह रहा है कि हमने दोस्ती करा दी, अब दोनों दिवाली साथ मनाएंगे, होली साथ मनाएंगे। अरे होली मना लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? दिवाली मना लेंगे, उसके बाद क्या? बकरीद मना लेंगे, उसके बाद क्या?
तो चीन के कहने पर ईरान और सऊदी अरब एक साथ तो आ रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह भी आपको जाननी चाहिए कि ये शुरुआत के लिए दोनों क्यों थोड़ा बहुत भी तैयार हुए, तो क्यों हुए, उनका अपना कैलकुलेशन भी तो है ना, उसकी कहानी भी आपको बताता हूं। अब अगर आप सऊदी अरब के नजर से देखें, उसको क्या दिख रहा है? सऊदी अरब को यह दिखता है कि ये जो चाइना उससे कह रहा है कि यार तुम थोड़ा ईरान से बात कर लो, ये चीन क्या है? ये उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। तो आज की डेट में सऊदी अरब को यह दिख रहा है कि ये इंडिया जो है वो तो रशिया से तेल लिए जा रहा है धपाधप, ये चीन जो है वो हमसे सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। तो चलो इसके कहने पर एक काउंसलेट खोल ही देंगे, एक दूतावास खोल ही देंगे, तो क्या चला जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, एक तरफ चीन जो है वो तेल खरीद रहा है, दूसरा अमेरिका से सऊदी अरब के रिश्ते खराब चल रहे हैं, अभी खराब चल रहे हैं। तो उसको ये लग रहा है कि इससे अमेरिका भी थोड़ा तनाव में आएगा कि ओ ये तो चीन से सट रहे हैं, चीन के कहने पे ऐसा कर रहे हैं। तो वो थोड़ा होता है ना कि आदमी जो है थोड़ा सा डाउन होता है कि अच्छा चीन से दोस्ती कर रहा है, अमेरिका चीन की वैसे ही नहीं बन रही, तो वो थोड़ा नरम पड़ेगा सऊदी अरब के लिए। तो सऊदी अरब अपना गेम खेल रहा है। अच्छा, अब इसको अगर आप ईरान के नजरिए से देखिए कि ईरान को इसमें क्या दिख रहा है भाई, उसका भी अपना कुछ होगा। तो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से आर्थिक हालत खराब है, तो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब उसको यह लगता है कि अगर मैं चीन की बात सुन लूंगा तो कल को चीन मेरे काम आएगा, क्योंकि चीन और अमेरिका की तो बनती नहीं है, प्लस दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है, तो कोई तो उसके साथ आ रहा है। इसलिए कुछ समय के लिए इन्हें चीन अपने फायदे दिखाकर साथ ले आया, लेकिन यह ज्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। आप कह रहे हो कि नेवला और सांप जो है वो हमारे कहने पे दोस्ती कर लेंगे, कैसे कर लेंगे भाई, नहीं कर सकते। लेकिन मार्केटिंग चीन पूरी कर रहा है कि देखो हमने करके दिखा दी। अच्छा, चीन जो मार्केट में पैसा फेंकता है खबरें छपवाने के लिए, वो छप रही हैं खबरें धका-धक। अच्छा, आप तस्वीरों से ही समझ जाइए कि ये सब चीन का दिखावा है, क्योंकि इस डील पर दुनिया हैरान है कि कैसे ईरान और सऊदी अरब साथ आ गए। वो डील करवाने के लिए खुद शी जिनपिंग क्यों नहीं गए, और जब ये इतनी बड़ी डील थी तो ईरान और सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं डील करने के लिए खुद आए। इतनी बड़ी डील थी कि भाई 10 सालों के दुश्मन जो है वो मिलने जा रहे हैं, तो जो शी जिनपिंग जा रहे हैं मॉस्को वही चले जाते, या दोनों के राष्ट्राध्यक्ष आ जाते। वो नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब यह है कि डील भरोसेमंद है ही नहीं। जैसे चीन का माल नहीं चलता, उसकी डील क्या चलेगी। चीन पर कोई भरोसा नहीं करता, और ईरान सऊदी अरब फिर नहीं लड़ेंगे, यह हो ही नहीं सकता। मिडिल ईस्ट के देशों की जियोपॉलिटिक्स पहले अमेरिका किया करता था या फिर रूस किया करता था। अमेरिका अभी बेदम है और रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव भारत ने बनाया है। इसलिए चीन बेचैन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत पहले से ही इस रीजन में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच जब अरब देशों के सामने अनाज का संकट आ गया तो मदद किसने की? इंडिया ने। अभी जब टर्की और सीरिया में भूकंप आया तो सबसे पहले मदद किसने भेजी? इंडिया ने। इजिप्ट के राष्ट्रपति को इस साल 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि किसने बनाया? इंडिया ने, जहां के अनाज संकट में भारत ने खूब मदद भी की। जियोपॉलिटिक्स की लोकेशन के हिसाब से इजिप्ट वो देश है जिसका स्वेज कनाल पर कंट्रोल है, और इस कनाल से दुनिया का 12% व्यापार होता है। इस तरह से अभी इजराइल में अडानी ग्रुप ने हाइफा पोर्ट खरीदा है, जहां चीन अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा था। वैसे तो यह शी जिनपिंग को भी पता है कि उसके कहने पर ईरान और सऊदी अरब दुश्मनी नहीं खत्म करने वाली, ना ही उसके कहने पर यूक्रेन युद्ध रुकने वाला है। लेकिन चीन फिर भी इन सब में जोर लगा रहा है, क्योंकि उसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत से रेस करनी है। उसे नरेंद्र मोदी को कॉपी करना है। उसे यह दिखाना है कि जैसे इंडिया लीड कर रहा है, चाइना करेगा। इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत और नरेंद्र मोदी की ही तो चर्चा है। G20 देशों की अध्यक्षता भी भारत के पास है। भारत की साख को इस तरह से समझिए कि G20 देशों की अभी जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उसमें अमेरिका के भी विदेश मंत्री आए और रूस के भी विदेश मंत्री आए, और दोनों ने 10 मिनट आमने सामने बैठकर बात की। ऐसा यूक्रेन युद्ध के 1 साल में पहले कभी नहीं हुआ, कोई नहीं करा पाया, इंडिया में हो गया। भारत की ताकत आज की डेट में यह है कि अभी G20 का शिखर सम्मेलन सितंबर में होने वाला है, और इस सम्मेलन में यह संभव है कि बाइडेन और पुतिन दोनों एक साथ भारत में हों।
अगर ऐसा होगा तो यह बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पुतिन ने पिछले 2 G20 बैठक में हिस्सा तक नहीं लिया था। पुतिन के दफ्तर की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि पुतिन भारत आ सकते हैं। पुतिन के आने की संभावना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि रूस में हर साल आयोजित होने वाली ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। यह बैठक भी सितंबर में ही होती थी। तो पुतिन के सलाहकार और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के आयोजन ने इस बात की पुष्टि की है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को देखते हुए तारीखों में बदलाव किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन? यही G20। तो पुतिन के आने की तो पूरी संभावना है। बाइडेन आएंगे ही आएंगे। यही सब चीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उसने ये कॉपी करने के चक्कर में अरे हमने ईरान और सऊदी अरब में डील करा दी है। आज की डेट में ग्लोबल डिप्लोमेसी में सबसे बड़ा नाम इंडिया है बॉस, भारत। यहां वाले नेता माने ना माने, सच यही है, दुनिया मान रही है। डिप्लोमेसी में तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, साथ ही साथ चीन की दूसरी तरफ से भी घेराबंदी कर दी। इसके लिए आपको पीएम मोदी की डिप्लोमेसी समझनी होगी। 8 से 11 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारत दौरे पर रहे। 20 से 21 मार्च को जापान के पीएम भारत दौरे पर आने वाले हैं। मई में क्वाड की मीटिंग होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। अभी इस वक्त क्वाड के 2 मेंबर्स ने एक बड़ी डील की है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच परमाणु पनडुब्बी का समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारत के दौरे के तुरंत बाद अमेरिका गए, जहां बाइडेन से उनकी बात हुई। अमेरिका में यूके के पीएम भी आए। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके का एक संगठन है जिसका नाम है ऑकस, AUKUS, यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। इस संगठन के तहत ही परमाणु पनडुब्बी का समझौता हो गया और ऑस्ट्रेलिया को पहली परमाणु पनडुब्बी मिल जाएगी। सबमरीन को लेकर हुई डील के बाद ऑस्ट्रेलिया यूके के बाद दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसे अमेरिका अपनी बेहद खास न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देगा। ऑस्ट्रेलिया को यह न्यूक्लियर सबमरीन इसलिए दी जा रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको क्वाड का मैप दिखाया था। वो जरा मैप यहां पे डालिए, क्वाड वाला मैप। जिन लोगों ने नहीं देखा था उनका रिवीजन करा रहा हूं। ये क्वाड का मैप है जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है और इधर चीन है। अब आप देखेंगे तो इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है। तो हमने आपको बताया था कि कैसे ये क्वाड जो है वो चीन को पैसिफिक ओशियन में घेरने के लिए, और अगर चीन इंडिया में कुछ करने का कोशिश करे तो ऑस्ट्रेलिया है इधर इंडियन ओशियन की तरफ, इधर जापान है, इधर अमेरिका है। ये चारों तरफ से उसको घेरने का प्लान है। और इसीलिए जब ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर पनडुब्बी आ जाती है तो आप सोचिए इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया की ताकत बढ़ना चीन के लिए परेशानी का सबब बनता है। तो ये मैप से समझिए, कल को आपसे कोई पूछ लेगा कि अरे ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी मिल ही गई तो क्या हो गया, ये हुआ है। अच्छा, आपको बताते हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन होती क्या है और परंपरागत सबमरीन और इसमें अंतर क्या होता है। देखिए, सबमरीन 2 तरह की होती है। सबमरीन पनडुब्बी पानी के नीचे चलती है ना, एक डीजल से चलती है, एक न्यूक्लियर पावर से चलती है। दोनों सबमरीन से न्यूक्लियर हथियार ले जाए जा सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन परंपरागत सबमरीन से अलग होती है। ये वर्षों तक समंदर के अंदर बिना डिटेक्ट हुए रह सकती है, जबकि डीजल पावर से चलने वाली सबमरीन को अक्सर समंदर की ऊपरी सतह पर आना पड़ता है, जिससे वो डिटेक्ट हो जाती है। डीजल सबमरीन आकार में छोटी होती है, जबकि न्यूक्लियर सबमरीन आकार में बड़ी होती है। न्यूक्लियर सबमरीन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा आता है, इसका मेंटेनेंस महंगा पड़ता है, जबकि डीजल सबमरीन कम खर्चे में चल जाती है। दुनिया में बहुत कम देशों के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वाली टेक्नोलॉजी और ताकत है। ऐसी सबमरीन अमेरिका के पास है 68, रूस के पास है 29, चीन के पास है 12, यूके के पास है 11, फ्रांस के पास है 8, भारत के पास है 1 और अब ऑस्ट्रेलिया के पास है 1। ऑस्ट्रेलिया 7वां देश होगा जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगी। भारत की सबमरीन पावर के बारे में जब आपको बता रहा हूं तो ये जानिए कि भारत के पास अभी परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो कि 15 है और न्यूक्लियर पावर सबमरीन 1 है। इसके अलावा 4 न्यूक्लियर पावर सबमरीन भारत में बन रही हैं, यानी भारत की ताकत और बढ़ रही है इस मामले में। इंडो पैसिफिक में चीन को चुनौती देने के लिए नरेंद्र मोदी लगातार नेवी को भी मजबूत कर रहे हैं। नेवी के लिए 200 ब्रह्मोस खरीदने के लिए 15,000 करोड़ की डील फाइनल होने वाली। प्रोजेक्ट 75I के तहत नौसेना के लिए नई पनडुब्बी बनाई जा रही है। कुल 25 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। 27 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए डील अगले साल तक हो सकती है।
अगले साल तक नेवी के लिए स्पेशल ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो चीन की यही दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी एक तो इंडिया को टॉप पर रखे हुए हैं वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इस वक्त, और दूसरा इंडिया को मजबूत किए जा रहे हैं और इंडिया के साथियों को मजबूत किए जा रहे हैं। चीन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई नरेंद्र मोदी ग्लोबल पॉलिटिक्स में चीन को चुनौती दे रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के दबदबे के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इधर देश में क्या चल रहा है आपको वो भी देखना चाहिए। इधर देश में नरेंद्र मोदी को झुकाने और उन्हें घेरने पर ऐसा जोर लगाया जा रहा है कि आप माथा पीट लेंगे। संसद में 2 दिन से हंगामा चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ हंगामा होता तो कोई बात नहीं थी। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज पाठशाला में इसका चैप्टर खोलकर बताऊंगा कि जापान वाला फॉर्मूला अगर भारत में चले तो भारत में कितने सांसदों को घर बैठना पड़ जाएगा। जापान वाला फॉर्मूला अगर इंडिया में चले तो कितने सांसद भारत के घर बैठेंगे, यह आपको बताऊं उससे पहले आपको जानना होगा कि जापान का फॉर्मूला क्या है भाई। तो जापान का वो फॉर्मूला आपको आगे बताऊंगा कि वहां क्या हुआ और कैसे अगर जापान वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई हुआ तो बड़ी संख्या में हमारे सांसद साहब घर बैठेंगे। लेकिन आप सोचिए कि इस वक्त संसद का हाल क्या है। एक तरफ नरेंद्र मोदी से चीन घबराया हुआ है, इंडिया से चीन घबरा रहा है, परेशान है, इधर उधर कूद रहा है। लेकिन यहां इंडिया में एक तो कुछ सांसद संसद में आते ही नहीं है, और जो आते हैं उनका टाइम हंगामे में ही निकल जाता है। बॉस आज दूसरा दिन है जब हंगामे की वजह से संसद नहीं चली। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए विपक्ष ने अडानी मामले की जांच का मुद्दा उठा दिया, और उधर राहुल गांधी से उन बयानों पर माफी की मांग होती रही जो बयान लंदन में दिए गए। इन मुद्दों को लेकर टकराव हुआ। टकराव का नतीजा यह रहा कि 2 दिन से संसद ही नहीं चल रही। विपक्ष नरेंद्र मोदी को अडानी मामले में घेरने में जुटा हुआ है और अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। इसको लेकर संसद में हंगामा हुआ और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 16 पार्टियों की विपक्ष की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें अडानी के मामले में सरकार को घेरने का प्लान बना। अरे भाई अडानी मामले की तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बना दी, लेकिन नहीं, इनको जेपीसी ही चाहिए। अरे भाई क्यों चाहिए? नहीं चाहिए तो चाहिए, अब उसका क्या हिसाब है? संसद नहीं चल रही। संसद में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, हंगामा हो रहा है। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मोदी विरोध में यहां तक बोल गए कि पीएम मोदी कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को कोई भी बेवकूफ बना देता है। एक बार जरा सुनिए इनको। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए, और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। यही सबसे पढ़े लिखे, इनको सब बेवकूफ दिखते हैं और इनको लगता है कि ये सब बोल देंगे तो पब्लिक भी जो है इनको लगता है पढ़ी लिखी नहीं है, मान जाएगी इनकी बात। ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने से अरविंद केजरीवाल की सियासत को जो शॉक लगा है ना, उसी शॉक की वजह से, शॉक लगा नहीं होता, करंट से बाल खड़े हो जाते हैं, कोई ऐड में नहीं आता है, तो उसी तरह के किसी शॉक की, पॉलिटिकल शॉक की वजह से अब केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं। पीएम पढ़े नहीं है, यही पढ़े हैं। लेकिन केजरीवाल की मोदी विरोध की यह राजनीति नहीं और ना ही वो राजनीति नहीं है जिसमें 2 दिन से संसद का कामकाज हंगामे की वजह से रुका हुआ है। आज आपको जापान के बारे में पहले बताता हूं, फिर आऊंगा सांसदों पर। जापान, जहां से भारत के सांसदों को बड़ी सीख मिल सकती है। जापान की संसद, जिसे नेशनल डायट कहते हैं, वहां की अपर हाउस समिति ने अपने एक सांसद को संसद से बाहर कर दिया। बाहर निकालने का मतलब यह नहीं कि संसद से पकड़कर बाहर कर दिया, एक्सपेल ही कर दिया, उसकी सदस्यता ही रद्द कर दी। इस सांसद को संसद से किस लिए निकाल दिया गया, इसके बारे में आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि भारत में भी ऐसा क्यों नहीं होता। लेकिन जापान ने जो किया वो भारत में हो गया, तो हमारी संसद एक तरह से खाली दिखने लगी। जापान में वहां की संसद ने योशिकाजु हिगाशितानी नाम के एक सांसद की सदस्यता छीन ली। ये वो भाई साहब हैं, सांसद साहब,
इनकी सदस्यता चली गई। और यह सदस्यता किस लिए छीनी गई? इसलिए छीनी गई कि जापान के ये सांसद साहब जब से वहां के संसद सदस्य बने तब से संसद गए ही नहीं। कभी आपने यहां सुना कि संसद ना आने पर किसी सांसद को संसद से निकाल दिया जाए, एक्सपेल कर दिया जाए? यहां नहीं हुआ, जापान में हो गया। जापान के जिस सांसद को वहां की संसद ने निकाल दिया वो पिछले साल जुलाई में एक यूट्यूबर से सांसद बने थे, लेकिन भाई यूट्यूब में बिजी चल रहे थे, वो यूट्यूब में वीडियो बना रहे थे, संसद जाने की फुर्सत ही नहीं मिली उनको। समिति ने बोला तुमसे ना हो पाएगा, तुम वीडियो ही बनाओ यूट्यूब पे, हमारे और देश का पैसा और समय बर्बाद मत करो। इस तरह के मामले में जापान बहुत सख्त देश है। वहां अगर ट्रेन 2-3 सेकंड लेट हो जाए तो पूरा रेल विभाग माफी मांगता है। और ये भाई साहब जुलाई से संसद ही नहीं जा रहे। समिति ने कहा कि जाओ गुड बाय, अपने घर में बैठो। ये सांसद जापान के पहले ऐसे सांसद बने जो एक दिन भी संसद नहीं गए और संसद से आउट भी हो गए। अब आप सोचिए जापान की संसद में जो हुआ वो अगर अपने यहां भारत में शुरू हो जाए तो सारे सांसद टाइम पर आना शुरू कर देंगे। भाई सब सेशन अटेंड करेंगे, अटेंडेंस 100% रहेगी। लेकिन हमारे यहां सांसदों की अटेंडेंस को लेकर कोई सख्त कानून नहीं है, इसलिए बहुत से सांसद बहुत कम ही संसद आते हैं। वो लोग जो विदेश में बोलकर आते हैं कि यहां लोकतंत्र नहीं बचा, बोलने नहीं मिल रहा, वो खुद भी बोलने के लिए संसद कितना जाते हैं वो मैंने आपको बताया था। राहुल गांधी की खुद की अटेंडेंस 52% की है, जो कि नेशनल एवरेज से कम है। आज आपको भारत के कुछ सांसदों के बारे में बताता हूं जिनकी अटेंडेंस एवरेज अटेंडेंस से बहुत कम है। अच्छा, इसमें बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, तृणमूल वाले भी हैं, और जो स्टार हैं बड़े बड़े उनका तो और ही बुरा हाल है। स्टार्स की बात कर लूं थोड़ा, अजय सिंह, जो धर्मेंद्र देओल यानी सुपरस्टार सनी देओल, वो पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद हैं। चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए कि मैं तो समस्याओं को, जैसे वो फिल्म में पाकिस्तान का हैंडपंप उखाड़े थे वैसे ही समस्याओं को उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन संसद में इनका अटेंडेंस देख के तो लगता नहीं कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वो लहर में ये भी पहुंच गए संसद के अंदर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो अभी आपको बताऊंगा। और ये सिर्फ सनी देओल की बात नहीं है, ये तमाम सांसदों की बात है जिनके पास टाइम नहीं है, या टाइम है तो आते क्यों नहीं है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं आपको इसका जरा आंकड़ा बताता हूं, इस तस्वीर को देखिए जरा। अगर मैं आपको बताऊं, ये आपको पहले लोकसभा का बता रहा हूं। लोकसभा के अंदर नेताजी का परफॉर्मेंस देखिए। इसको 3 भाग में बांट देता हूं। एक होती है अटेंडेंस, यानी ये कितना आते हैं संसद के अंदर। इसका नेशनल एवरेज क्या है? NA नेशनल एवरेज है 79% का, यानी आमतौर पर 79% अटेंडेंस होती है सांसदों की। डिबेट, इसका नेशनल एवरेज कितना है? 41 डिबेट में कम से कम सांसद हिस्सा लेते हैं। और सवाल जो पूछे जाते हैं संसद के अंदर उसका नेशनल एवरेज है 163। ठीक है, ये नेशनल एवरेज यहां लिख दिया। अब जब सांसदों का लिखूंगा तो कंपेयर कीजिएगा। तो नेताओं का हाल तो हाल है, सेलिब्रिटी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाना चाहता हूं कि ये लोग क्या करते हैं। जरा देखिए सनी देओल को, ये बीजेपी के सांसद हैं। इनका अटेंडेंस कितना आपको पता है? 21%। नेशनल एवरेज है 79% का। इनकी फोटो दिखाइए, ये है सनी देओल साहब, जरा इनकी फोटो दिखाइए। ये सनी देओल है, गुरदासपुर पंजाब से बीजेपी के सांसद हैं। 21% की अटेंडेंस है। डिबेट इन्होंने कितनी डिबेट में हिस्सा लिया है? 0, एक में भी नहीं गए। सवाल इन्होंने कितने पूछे? 1। तो ये पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ सकते हैं फिल्म में, लेकिन आपकी समस्याओं को जड़ से क्या उखाड़ेंगे जब संसद जा ही नहीं रहे। एक और सांसद साहब हैं हंसराज हंस, ये भी बीजेपी के सांसद है, दिल्ली से ही है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से। ये देखिए हंसराज हंस, गाना वाना भी गाते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। अब जरा इनके संसद के अंदर के सुर सुनिए। इनका अटेंडेंस है 41%। नेशनल एवरेज कितना है? ऑलमोस्ट 80%। ये आधे टाइम तो जाते ही नहीं, नेशनल एवरेज से भी नीचे।
इन्होंने आज तक 3 डिबेट में हिस्सा लिया, मात्र 3 डिबेट में, और सवाल 15 पूछे। नेशनल एवरेज कितना है सवाल पूछने का? लोग 163 सवाल पूछ ले रहे हैं, ये 15 सवाल से आगे ही नहीं बढ़ पाए। दिल्ली से एक और सेलिब्रिटी सांसद हैं, गौतम गंभीर। इनका परफॉर्मेंस क्या है? गौतम गंभीर की फोटो डाले, हाँ ये गौतम भाई हैं, इनको तो सब देख ही रहे हैं, अभी कमेंट्री भी कर रहे थे। इनका अटेंडेंस इन दोनों के मुकाबले फिर भी ठीक है, 66% है, नेशनल एवरेज 79% का है, तो उसके आसपास है, मतलब सेंचुरी बनाने के पास पहुंच के आउट हो जा रहे हैं। तो थोड़ा बेहतर करेंगे तो सेंचुरी क्रॉस कर जाएंगे, मतलब नेशनल एवरेज तक पहुंच जाएंगे। लेकिन डिबेट में इन्होंने भी 3 डिबेट में हिस्सा लिया है और सवाल 79 पूछे। अब आपको टीएमसी के सांसद नुसरत जहां के बारे में बताता हूं। ये भी वहां पहुंची थी तो बड़ी चर्चा हुई थी। ये है नुसरत जहां, ये गई थी वहां बशीरहाट, पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, संसद में गई थी, बहुत इन्होंने इंटरव्यू दिए थे। इनका अटेंडेंस देखिए, मात्र 23% अटेंडेंस इनका, 23%। इन्होंने 11 डिबेट में हिस्सा लिया है, मात्र 11, और सवाल पूछे हैं 121। आप कहेंगे अरे बॉस ये तो बहुत सवाल पूछ ली, अटेंडेंस 23% है, सवाल 121 कैसे पूछ ली? बॉस ये सभी आंकड़े पीआरए रिसर्च के हैं, और नुसरत जहां के आंकड़े को देखकर आपको लगेगा कि 23% अटेंडेंस वाला कैसे जो है वो 121 सवाल पूछ सकता है। देखिए होता क्या है, संसद में सभी सवाल मौखिक रूप से नहीं पूछे जाते, ज्यादातर सवाल सांसद संबंधित मंत्रालय से लिखित में भी पूछते हैं, जिन्हें अनस्टार्ड क्वेश्चंस कहते हैं। इन्हें संसद के पोर्टल पर डाल दिया जाता है, जवाब भी उसी पोर्टल पर मिल जाता है। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप संसद भवन में आई ही संसद की कार्रवाई में हिस्सा ही लें, तो बस वहां से ही सवाल जवाब हो जा रहा है। संसद आने का हिसाब क्या है वो आपने देख लिया। टीएमसी के एक और सांसद हैं, इनका नाम है मिमी चक्रवर्ती, ये भी बड़ा चर्चा में रही थी। मिमी चक्रवर्ती दिखाइए, ये है मिमी चक्रवर्ती, इनकी फोटो देख रहे हैं आप। ये जादवपुर पश्चिम बंगाल से सांसद है। जब वो सांसद बनी थी तब बहुत चर्चा हुई थी। अब संसद में उनका रिपोर्ट कार्ड देखिए, उनका अटेंडेंस है 24%, 24%, मात्र 24%। 7 डिबेट में हिस्सा लिया है और 130 सवाल पूछे। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जरा इनका रिपोर्ट कार्ड देखिए। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, अभिषेक बनर्जी, इनका क्या हाल है? कई लोग तो इनको भी पीएम की रेस में बता देते हैं, या ममता बनर्जी को पीएम की रेस में बताते हैं। तो ममता बनर्जी जो पीएम की रेस में, उनके भतीजे संसद में आते हैं कि नहीं आते हैं? ये कोलकाता के डायमंड हार्बर से सांसद हैं। इनका अटेंडेंस सुनिए, ये तो सबसे पीछे हैं, मात्र 13% इनका अटेंडेंस है, मात्र 13%। और इन्होंने 2 डिबेट में आज तक हिस्सा लिया है और 51 सवाल पूछे। ये इस देश के सांसदों का हाल है। इसके अलावा आपको बताता हूं, जरा इसमें अभी और नाम जोड़ते चलिए, सबके बारे में जानिए। क्या है, ये लोग अपनी अपनी पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनके चेहरे पर, उनके नाम पर जीतकर तो आते हैं, लेकिन बॉस काम भी तो कीजिए। जनता ने आपको चुनकर भेजा तो बड़ी उम्मीदों के साथ ना चुन के भेजा है। तो वहां जब आप बाहर स्टार हैं तो अंदर भी तो स्टार टाइप परफॉर्म कीजिए। एक हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी जी, ये ड्रीम गर्ल। अब इनका ड्रीम परफॉर्मेंस क्या है जरा देखिए। इनकी अटेंडेंस है मात्र 49%, आधे टाइम ये पहुंच ही नहीं पाती, जबकि मथुरा से सांसद है। डिबेट 17 और इन्होंने सवाल पूछे हैं 81। रंजन गोगोई जो राज्यसभा से सांसद हैं, ये राज्यसभा से हैं, रंजन गोगोई, इनकी अटेंडेंस है मात्र 30%। डिबेट 0, सवाल 0। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सांसदों को पूरे 365 दिन संसद में जाना होता है, कि इतना प्रेशर है कि बेचारे जा नहीं पा रहे। आज आपको संसद चलने का डेटा भी बता देता हूं। संसद में 3 सत्र ही होते हैं लगभग हर साल। बजट सत्र फरवरी से मई तक,
फिर मॉनसून सत्र चलता है जुलाई से अगस्त तक, और फिर शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। इन सभी सत्र को मिला दीजिए तो 80 दिन मात्र संसद चलती है। किसी साल यह आंकड़ा 60 दिन तक भी चला जाता है। 2021 में संसद 110 दिन चली, यानी साल के केवल लगभग 30% दिन। फिर भी बहुत से सांसद नहीं आ पाए। इतने 100 दिन, 80 दिन, 90 दिन जाना हो, उसमें भी इन लोगों का 50% भी रिकॉर्ड नहीं है। यह हाल है इन सांसदों का। आपको कांग्रेस के सांसदों का हाल बताता हूं, जरा इनका भी हाल देखिए। ये तो बीजेपी, टीएमसी इनकी बात हो गई, जरा कांग्रेस वालों का भी हाल देखिए कि उनकी क्या स्थिति है। विपक्ष के नेता है ना भाई, बोलते हैं कि बोलने नहीं मिलता है। राहुल गांधी बोलते हैं सरकार जो है वो कुछ काम नहीं कर रही है, जनता परेशान है, तो जाके बोलिए ना, वहां सवाल उठाइए। इनका अटेंडेंस ही 52% है। मात्र 52% अटेंडेंस के साथ इनको जो है देश में बोलने की आजादी नहीं दिखती। डिबेट मात्र 6, और सवाल इन्होंने पूछे 92, नेशनल एवरेज से लगभग आधे से थोड़ा ज्यादा। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इसको मिटा ही दीजिए क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों आएगा। तो ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। इनका अटेंडेंस कितना है? ये भी 52%। ये बताइए विपक्ष का हाल है। डिबेट 76 में हिस्सा लिए हैं और सवाल इन्होंने 205 पूछे, तो कम से कम इनका बाकी ट्रैक रिकॉर्ड फिर भी ठीक है, लेकिन अटेंडेंस इनका भी कम है। अभिषेक मनु सिंह भी, ये भी कांग्रेस के नेता हैं, वकील हैं। इनका अटेंडेंस है मात्र 42%। डिबेट 20 और इन्होंने सवाल पूछे हैं 79। तो ये विपक्ष के नेताओं का हाल है भाई, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का। आपको ना सोचना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, तो जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है संसद, वहां अटेंडेंस ही नहीं है। ये जो लिस्ट है इसमें कोई भी सांसद ऐसा नहीं मिला जिसने 60% का रिकॉर्ड पार किया। 70-80% तो भूल जाइए। और ये वो लोग हैं जो विदेश में जाकर कहते हैं कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ब्रिटेन गए थे। वहां के सांसदों के बीच राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में संसद में विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन तक बंद कर दिए जाते हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। अरे बहुत, संसद में बोलने के लिए पहले संसद में जाना ना पड़ेगा। 52% की हाजिरी पर यह कैसे कहा जा सकता है कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता? संसद छोड़िए, आप तो अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी में नहीं जाने के आरोप लगते हैं आप पर। इसी वजह से आपको अमेठी छोड़कर वायनाड से चुनाव लड़ना पड़ा। अगर संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता तो पिछले 2 दिन से विपक्ष के सांसद संसद में हंगामा कैसे कर रहे हैं? हंगामा करने के लिए बोलने मिलता है और लोगों का सवाल उठाने के लिए बोलने नहीं मिलता है। 2 दिन से सदन की कार्रवाई कैसे स्थगित हो रही है? और ये जो सांसद सदन में नहीं आते, जिनकी अटेंडेंस कम है, जो हंगामा करते हैं, जो सदन का टाइम बर्बाद करते हैं, देश का पैसा बर्बाद होता है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि संसद को चलाने में देश का कितना पैसा खर्च होता है। आप सुनिए कि कितना पैसा इस संसद को चलाने में जाता है। अगर इसको आप देखेंगे, संसद चलाने का खर्च इतना करोड़ों का पैसा लग रहा है और ये लोग जाते ही नहीं है भाई। आधे टाइम रोजाना 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। 1.5 करोड़ डेली खर्च होता है। यानी हर मिनट कितना पैसा खर्च हो रहा है पता है? 2.5 लाख रुपया खर्च हो जाता है प्रति मिनट। जब संसद में सांसद खड़े होकर हंगामा करते हैं या संसद नहीं आते और संसद चलती रहती है, 2.5 लाख रुपया पर मिनट खर्च हो रहा होता है। हर महीने सांसद पर प्रति महीने औसतन कितना खर्च आता है आपको पता है? 2,70,000 रुपए एक सांसद पर खर्च बता रहा हूं, हर महीने का। उसको क्या क्या नहीं मिलता भाई सांसद की सुविधाएं। 34 हवाई टिकट मिलते हैं। आप और हम सोचते हैं कैसे सफर करना पड़ेगा। 34 हवाई टिकट मिलता है सांसद को एक साल में। ट्रेन में जाते हैं तो फर्स्ट एसी का टिकट मिलता है बॉस। घर, बिजली, पानी, फोन, पेट्रोल, डीजल, टोल टैक्स सब फ्री।
सांसदों को कुल सालाना सैलरी पर जो खर्च होता है वो एक सैलरी पर खर्च हो जाता है 176 करोड़ रुपए, 176 करोड़ रुपए साल का। और ये तो सैलरी बताया, और पेंशन पर 70 करोड़ रुपए अलग खर्च होते हैं, 70 करोड़ ये सांसदों पर खर्च होते हैं। अब आप सोचिए, जो वो 30% 20% वाले भी सांसद हैं, वो भले नहीं गए लेकिन वो रिटायर हो गए तो उनको पेंशन मिलती रहेगी, दूसरी सुविधाएं मिलती रहेंगी। हमको आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन संसद में काम नहीं हो रहा है। भाई ऐसी नौकरी कौन नहीं करना चाहेगा जिसमें हर सुख सुविधा और काम पर जाने की मजबूरी भी ना हो। सांसदों पर होने वाले इसी खर्च को कम करने के लिए पीएम मोदी ने संसद की कैंटीन में सब्सिडी बंद करवा दी कि पहले आते तो हो नहीं, अब खाना इनको चाहिए सस्ता। सालाना 8 करोड़ रुपए की बचत हो रही, यह हाल है। पीएम मोदी ने तो सांसदों पर होने वाले खर्चे को कम कर दिया। उधर यूपी में योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे विपक्ष का हिसाब किताब गड़बड़ा गया। पाठशाला में अब इसी का चर्चा। विपक्ष ने सोचा था कि रामचरितमानस का विरोध करके यूपी की राजनीति में जाति का कार्ड रिचार्ज करवा लेंगे। हिंदुत्व की काट में रामचरितमानस का विरोध करके और रामचरितमानस को पिछड़ा दलित विरोधी बताकर पिछड़ों और दलितों को अपने पाले में कर लेंगे। लेकिन योगी ने उल्टा ही दांव खेल दिया। योगी सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया कि यूपी के मंदिरों में नवरात्रि के मौके पर दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, जबकि रामनवमी पर अखंड रामायण का आयोजन होगा और इसके लिए सभी कमिश्नर्स और जिलों के डीएम को निर्देश जारी कर दिए गए। योगी सरकार इस तरह के आयोजन के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए का फंड भी देगी। इसलिए योगी सरकार के रामायण के पाठ वाले फैसले ने विरोधियों की बेचैनी बढ़ा दी। योगी सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से होगा क्या? कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। बीजेपी सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो। एक तरफ अखिलेश यादव रामायण का पाठ कराने के लिए जारी की गई रकम को कम बता रहे हैं, लेकिन उन्हें इस फैसले पर अपनी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सुनना चाहिए, जो योगी सरकार के फैसले को देश की महिलाओं, आदिवासियों और दलितों का अपमान बता रहे हैं। क्योंकि अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। दूसरे धर्मों को जब तक मिलता था इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। जरा सा अखंड रामायण की बात कर दीजिए, जरा सा दुर्गा पूजा में कुछ देने की बात कर दीजिए, तुरंत इन लोगों को जो है संविधान 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 सूझने लगता है। रामचरितमानस पर जो विवाद शुरू किया गया, असल में ये पूरी राजनीति दलित और ओबीसी वोट के लिए। पिछले चुनावों में ये वोट बैंक किस तरह बीजेपी की तरफ खिसकता नजर आया था, आप उसको देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इनको क्यों रामचरितमानस का विरोध करना है और कैसे योगी ने खेल ही उल्टा कर दिया। अगर आप विधानसभा चुनाव देखेंगे, जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, ये आपको यूपी का बता रहा हूं, 2017 और 2022 प्लस 2022 कितने कुर्मी बीजेपी के साथ थे? 63%। यह है बीजेपी के साथ। ये 2017 में
ये 17 और इधर 2022, ये 63 से बढ़कर 66 हो गए, 3% बढ़ गए। जो अन्य ओबीसी वो बीजेपी के साथ कितने थे? ये 62% थे, ये बढ़कर 66% हो गए बीजेपी के साथ यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव। जाटव जो थे वो 8% से बढ़कर बीजेपी के साथ 21% हो गए, मैसिव जंप। ये मायावती का वोट बैंक था। जो अदर एससी कास्ट हैं, अदर एससी, ये जो है 32% से बढ़कर 41% हो गए बीजेपी के साथ। यही सारा खेल है, यही जो बढ़ रहा है ना 63 से 66, 62 से 66, 8 से 21, 32 से 41, यही इन लोगों के दर्द की वजह है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में भी अगर आप देखिएगा 2014 और 19, ये भी देखिए, ये तो आपको विधानसभा का बताया। अब आप देखिए लोकसभा का, बीजेपी के साथ कैसे जो है पिछड़ा वर्ग चला गया उसकी वजह से 2014 और 2019 का देखिए। कुर्मी को देखिए, ये 2014 में 53% बीजेपी के साथ था, ये 2019 में बढ़कर 80% हो गया बॉस, 80%। जबकि 2019 में सपा और मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जो अदर ओबीसी हैं, अन्य ओबीसी, ये 61% से बढ़कर 72% वोट पड़ गया यूपी के अंदर बीजेपी को। जो जाटव थे वो करीब 18% थे और वो 18% ही रहे, और जो अदर एससी हैं वो 45% से बढ़कर बीजेपी के साथ 48% चले गए। अब यही सारी कहानी है यूपी के अंदर की, कि इन लोगों को यह लग रहा है कि बीजेपी के साथ पिछड़ा वर्ग चला जा रहा है, तो इसलिए बीजेपी चूंकि राम की बात करे, रामचरितमानस की बात करे, रामचरितमानस को पिछड़ों दलितों के खिलाफ बताओ, उससे बीजेपी को कनेक्ट करो और कहो बीजेपी तो पिछड़ों दलितों के खिलाफ है और ये वोट बैंक को तोड़ो और वहां अपनी पॉलिटिक्स सजाओ। बस उसमें किसी के धर्म का अपमान हो, श्री राम का अपमान हो, किसी की धार्मिक भावनाएं आ, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इन लोगों को। उधर संतों ने योगी सरकार के फैसले का स्वागत कर दिया। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने इसे हिंदू नववर्ष पर योगी सरकार का सबसे बड़ा गिफ्ट बता दिया। वहीं महंत राजू दास ने कहा कि इस फैसले से रामचरितमानस का विरोध करने वालों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। हमारा सदैव उससे मानना रहा है कि धर्माधारित राज्य व्यवस्था कुशल संचालन देने में सक्षम रहती है और स्त्री का सम्मान, बालिकाओं का सम्मान तथा हिंदू नववर्ष के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और भगवान राम के जन्म उत्सव रामनवमी पर इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता है। अब वो सोच रहे थे कि समाज बटेगा, इधर तो समाज जो है वो आह्लादित है कि भाई गिफ्ट मिल गया। हिंदुओं के लिए तो ऐसा कोई सोचता ही नहीं था। यूपी में किन तारीखों को दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ किया जाएगा वो भी आपको बता देता हूं। 22 मार्च को हिंदू नववर्ष के मौके पर चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के सभी दिनों में यूपी के मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा और 30 मार्च को रामनवमी के दिन अखंड रामायण का पाठ किया जाएगा। इसके साथ ही नवरात्रि के सभी दिनों में मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। कार्यक्रमों के आयोजन वाले मंदिरों के नाम, पते, तस्वीरें और मंदिर प्रबंध समिति से संपर्क के लिए नंबरों को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया गया। उधर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण का काम भी जोरों से चल रहा है। जनवरी 2024 में भव्य राम मंदिर लोगों के दर्शन के लिए भी खुल जाएगा, यानी 2024 की शुरुआत रामलला के दर्शन से होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के निर्माण की नई तस्वीरें जारी की हैं। अभी मंदिर के स्तंभ लगाए जा रहे हैं, जल्दी ही मंदिर की छत बनाने का काम शुरू किया जाएगा। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का 75% काम पूरा हो चुका है और इस साल अक्टूबर तक ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बीजेपी की हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो यूपी में राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। योगी सरकार में प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ गई है, कानून व्यवस्था पर काम हुआ है, उसके तो सभी फैन हैं। योगी के फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मुरीद चल रहे हैं। नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में, एक बार वो भी सुनिए। मुझे इस बात की खुशी है
कि गरीबी दूर करना, भूखमरी दूर करना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना और सही अर्थ में महंत गोरखनाथ जी से लेकर प्रभु रामचंद्र तक, छत्रपति शिवाजी महाराज तक जो राम राज्य और शिवशाही की बात की गई थी उसी की स्थापना करना है। मोदी जी के नेतृत्व में वही कार्य चल रहा है और योगी जी के नेतृत्व में भी वही कार्य चल रहा है। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि यूपी में राम राज्य चल रहा है, उसको लाने का काम चल रहा है। राम राज्य की ही तरह दुर्जन और दुष्टों पर एक्शन किया जाएगा। कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार ने एक बड़ी लकीर खींच ली। आज स्थिति यह हो गई है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के अंदर कानून का डर इस तरह से बैठ गया है कि जेल में बंद कैदियों को भी एनकाउंटर का डर सता रहा है। यह तस्वीर हरदोई जेल में बंद रिजवान की है, जो अपनी पत्नी पर तेजाब फेंकने के मामले में जेल की सजा काट रहा है। इसे किडनी की बीमारी है। इलाज के लिए पुलिस इसे मेडिकल कॉलेज लेकर आई तो वहां से इसे लखनऊ रेफर कर दिया गया, लेकिन कैदी रिजवान पुलिस के साथ जाने को तैयार ही नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि पुलिस उसका इनकाउंटर कर देगी। वो कह रहा है किडनी ठीक कराने जाऊंगा, पता नहीं ठीक कराने की नौबत ही नहीं आई तो। रिजवान पुलिस से कह रहा है कि वो लिख कर दे कि उसका इनकाउंटर नहीं किया जाएगा। एक बार सुनिए उसको। आदेश किया है कि गोली मार देंगे रिजवान के ट्रामा सेंटर ले जाके, जिसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है मौके पे। इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए लिखत इनसे मांग रहे हैं हम कि जैसा मुलजिम ले जाएंगे वैसा ही छोड़ेंगे। अब आगे ये बताएंगे सिपाही साहब। कहाँ से आए थे? जेल पता नहीं कहाँ से आए हैं। तुम कहाँ से आए? हम तो जेल कारागार से आए हैं, हरदोई से। ये है नया यूपी का राज। अपराधी कह रहा है कि लिख के दो कि जिस हालत में ले जा रहे हो उसी हालत में छोड़ोगे, नहीं तो छोड़ो, हमको किडनी नहीं चेक कराना। यही डर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया परिवार को भी सता रहा है। अतीक अहमद एंड फैमिली, जिस पर उमेश पाल हत्याकांड में शिकंजा कसता जा रहा है, वो परेशान है कि कहीं उसका इनकाउंटर ना हो जाए। उमेश पाल हत्याकांड के फरार चल रहे 5 आरोपियों पर इनाम की रकम को बढ़ा दिया गया है। शूटआउट में शामिल 5 आरोपियों पर इनाम बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। अतीक अहमद का जो बेटा है असद अहमद, अब उस पे 5 लाख रुपए का इनाम है। बताओ, 5 लाख ले जाओ। अरमान पे 5 लाख, साबिर पे 5 लाख, गुड्डू मुस्लिम पे 5 लाख, गुलाम पे 5 लाख रुपए। इससे पहले इन आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। मतलब वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो रकम बढ़ रही है, उधर उनकी टेंशन बढ़ रही है कि इतने पैसे के चक्कर में कोई बोला है, अपना ही कोई बताए तो हो गया कांड। उमेश पाल शूटआउट के आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार तलाशी भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ साथ नेपाल में पुलिस की टीमें उमेश पाल शूटआउट के आरोपियों की तलाश कर रही हैं। शूटर्स की तलाश में यूपी पुलिस की करीब 22 टीमें लगी हुई हैं। हर शूटर की तलाश के लिए 3 डेडिकेटेड टीम लगा दी गई हैं। अब तक 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। यूपी एसटीएफ की एक टीम अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में नेपाल पहुंच चुकी है। अभी तक 2 आरोपियों अरबाज और विजय चौधरी का एनकाउंटर हो चुका है। इसके अलावा आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। दूसरी तरफ अतीक अहमद से भी पूछताछ की जा रही है। गुजरात की अहमदाबाद की साबरमती जेल में यूपी एसटीएफ की एक टीम अतीक अहमद से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा अतीक अहमद को गुजरात से उत्तर प्रदेश लाने की भी तैयारी की जा रही है। पुलिस को शक है कि अतीक अहमद गैंग के कुछ शूटर अहमदाबाद में भी छिपे हो सकते हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी वांटेड लिस्ट में। भाई, पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है। शाइस्ता परवीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रयागराज की अदालत में जमानत की अर्जी दी है, जिस पर 15 मार्च को सुनवाई होगी। अतीक अहमद और उसका परिवार फिलहाल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया परिवार बन चुका है। अतीक अहमद के परिवार की क्राइम कुंडली अगर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, और तब आपको समझ में आएगा कि यूपी में ये क्या ही चल रहा है, किस तरह से नेक्सस टूट रहा है अपराधियों का। इसके परिवार के हर सदस्य पर मुकदमे हैं भाई। अतीक अहमद और उसके परिवार पर 160 से ज्यादा केस है। अतीक अहमद पर 40 से ज्यादा केस 2019 से अहमदाबाद की जेल की साबरमती जेल में बंद है। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन फिलहाल फरार है। उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड है, 25,000 का इनाम है, उस पर 3 केस है। अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। राजू पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। अशरफ पर 52 से ज्यादा केस है।
अतीक का बड़ा बेटा उमर अहमद किडनैपिंग के केस में लखनऊ जेल में बंद है। अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद 5 करोड़ की रंगदारी के मामले में प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। अतीक का तीसरा बेटा असद अहमद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, फरार है, 5 लाख का इनाम है। अतीक परिवार का सबसे बड़ा इनामी बदमाश है। अतीक का चौथा बेटा आजम और 5वां बेटा अवान लापता है, दोनों की तलाश की जा रही है। मतलब गजब का परिवार है भाई। ये लोग आपस में बैठ के चाय पे भी चर्चा करते होंगे, अच्छा तुम पे 42 केस है, मेरे पे 30 है, मेरे पे 19 है, मेरे पे 5 लाख का इनाम है, तेरे पे 2.5 लाख। शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन वो बातों के दिन गए, खत्म मामला। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपको बताएंगे कि क्या 2025 तक भारत में दूध पीकर 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा क्या, इसके बारे में बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। और पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। क्या 2025 तक भारत में दूध पीकर 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा? वो दूध जो सेहत बनाता है, क्या उससे कैंसर हो सकता है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि कुछ खबरों की कटिंग वायरल की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दूध नहीं जहर पीता है भारत। और WHO ने चेतावनी दी है कि अगर दूध में मिलावट बंद नहीं हुई तो 2025 तक 87% भारतीयों को कैंसर हो जाएगा। इस खबर की हमने पड़ताल की और फैक्ट चेक में यह पता चला कि भारत में दूध के उत्पादन और मिलावट को लेकर WHO की तरफ से कोई चेतावनी या एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। मिलावटी दूध से कैंसर होने वाली खबर 2018 की है और 2019 में भारत सरकार ने भी लोकसभा में इसका खंडन करते हुए कहा था कि WHO की तरफ से कोई एडवाइजरी इस तरह की नहीं आई है। हमारे फैक्ट चेक में दूध पीने से कैंसर होने वाले दावे की खबर फर्जी निकली, तो इसलिए दूध जो है वो पीजिए और दूध पीजिए